नमस्कार। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं श्रीन प्रकाशन की पहली पुस्तक शांकरी, एक अतृप्त धारा, जिसमें देवी नर्मदा का यात्रा वृत्तांत व उनसे जुड़े कुछ आध्यात्मिक तथ्य भी बताए गए हैं। तो आइए जुड़िए इस यात्रा से। कैफाच यूं ही अनायास 2 जनवरी 19 कलेक्टर के साथ आकस्मिक भ्रमण पर चलना है। यह संदेश कल ही मिल गया था। ठीक समय पर चुनिंदा अधिकारियों के साथ काफिला रवाना हुआ और अचानक तय हुआ कि रायपुर और बीकानेर जाएंगे। मैं मन ही मन शारदा को धन्यवाद देने लगा और नर्मदा के प्रति कृतज्ञता जो माँ ने अपने किनारे बुलाया। कल ही चालक अमजद ने पूछा था कि सूरज कुंड गए हैं और मैंने एक बार जाने की सूचना दी उसे, किंतु यह तो मैं ही जानता था कि कुछ दिन से सूरजकुंड और बांद्रा भान जाने की इच्छा थी और बीते इतवार को जाने का मन भी बनाया था, पर जा न सका। रायपुर के बाद तवा पार कर बीकानेर जाने के लिए नर्मदा के किनारे किनारे चलने लगे। ये रास्ता नर्मदा परिक्रमा करने वालों के लिए ही बना है, अमजद गाड़ी चलाते चलाते बोला। अब की बार जब भी परिक्रमा वाले मिले मुझे मिलवाना, मैंने कहा। मैं सोच रहा था कि बीकानेर में भ्रमण जल्द निपट गया तो लौटते में जी भरकर माँ के साथ समय बिताऊंगा। सच में ही मन की हो गई और 12 बजे से पहले ही काम निपट गया। वापसी में मैं काफिले को छोड़ धीरे धीरे नर्मदा किनारे चलने लगा। बीकानेर से सूरजकुंड तक का लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र नर्मदा ने बड़े मौज में पूरा किया है। एक जगह धनुषकुंड लिखा देखा तो जाकर तफसील की। सचमुच यह नर्मदा धनुष का आकार ले बह रही थी। उत्तर तट पर हथनोरा दिख रहा था, जहाँ नर्मदा ने बड़ा सा तालाब का रूप ले लिया था। सूरजकुंड पहुँचे, कुछ आवाजाही दिख रही थी। ये लो साहब, आप कह रहे थे कि परिक्रमावासी से मिलना है, मिल लो, अमजद ने कहा और एक बुजुर्ग की ओर इशारा किया। आप क्या परिक्रमा कर रहे हैं दादा? जी। कहाँ से आ रहे हैं? 17 मऊ डोबी से। ये कहाँ पड़ता है? यहाँ से पल्ली पार ग्राम है। आपके साथ और भी लोग हैं? हाँ, कुल 5 लोग हैं। ये बैठे हैं, खाना बना रहे हैं। कहते हुए उन्होंने इशारा किया। नज़दीकी 4 लोग भोजन तैयार कर रहे थे। आप सभी साथ में हैं? कहते हुए मैं वहाँ चला गया जहाँ वे खाना बना रहे थे। हाँ साहब, 5 लोग हैं। ग्राम भी एक ही होगा। 17 मऊ डोबी से ही हैं सभी। क्या नाम है आपका? मैंने एक साथ बाटी बना रहे पति पत्नी से पूछा। मेरा भजन लाल मालवी और ये मेरी पत्नी है गायत्री बाई। कब से कर रहे हैं यात्रा? 2 माह पहले यही दूसरे पार हथनौरा से उठाई थी परिक्रमा। कोई विशेष प्रयोजन? मैंने पूछा। हाँ, एक मन्नत थी जो पूरी हो गई, इसलिए परिक्रमा कर रहे हैं। बताएंगी क्या थी? मारे उत्तेजना के मुझसे रहा न गया। नाती की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी, कैसे भी सही नहीं हो रही थी। घबराहट के मारे एक ही सहारा दिखा, किनारे आकर हाथ जोड़े, विनती की कि मैया दया करो, जैसे बन पड़ेगा तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। भजनलाल जी ने नर्मदा की ओर हाथ जोड़ कहा और मैया ने हाल ही दया कर दी बाबूजी, नाती ठीक हो गया। गायत्री देवी सजल नेत्रों से बोली। माई की महिमा को कोई बखान नहीं है साहब, जो मांगो देती है, श्रद्धा से जुड़े हाथों के साथ भजनलाल बोले। उसी समय आपने शुरू कर दी थी यात्रा? बस निकल पड़े माई की सेवा में। रविदास उनकी पत्नी और जो आपको मिले थे भगवान दास, वो भी तैयार हो गए। भजनलाल के हाथ अभी भी नर्मदा की ओर जुड़े थे। कब तक पूरी कर लेंगे? कोई हिसाब नहीं है। घर पर थे तो तमाम हारी बीमारी परेशानी, पर जब से माई की गोद में घूम रहे हैं बड़ा आनंद है। सो कोई जल्दी नहीं, जब हो जाए। इस बार रविदास बोले। हाँ बाबूजी, बड़ा चौन है। खाना भी कभी कभार ही बनाना पड़ता है, नहीं तो जगह जगह धर्मशालाओं में सदावत ही व्यवस्था है। गायत्री बोली। कौन करता है? एक से एक धर्मात्मा पड़े हैं साहब। खाना नाश्ता चाय जूता चप्पल कपड़ा सबकी व्यवस्था करते हैं, भजनलाल ने कहा। ऐसा नहीं कि बोझ समझ रहे हो, पूरी श्रद्धा से करते हैं, रविदास बोले। नर्मदा मैया के दोनों ओर एक बात तो स्पष्ट हुई है कि जितने पापी हैं
उनसे अधिक धर्मात्मा है, भजनलाल ने जोड़ा। यहाँ से कब निकलेंगे, मैंने पूछा। सूरज कुंड जगह भाग गई है, आज तो रुकेंगे यहीं, कल निकलेंगे, भजनलाल बोले। घर वालों की याद नहीं आती? सब मिलने आए थे कल, तीनों लड़के, तीनों बहुएं, नाती नाती जिसके लिए हमने परिक्रमा बोली थी। बाबा का इतना लाडला है कि दिन भर फ़ोन करता है बाबा को। गायत्री देवी बोली। हाँ, चले हुए 2 माह हो गए हैं, सबको कल देख लिया तो अच्छा लगा, भजनलाल बोले। कहाँ कहाँ घुमाए परिक्रमा में? पल्ली पार से उठाई थी, नर्मदा के उत्तर तट पर बरमान, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला होते हुए अमरकंटक तक गए। वहाँ से डिंडोरी, मंडला, बरगी, भेड़ाघाट, सांडिया, मांझा होते हुए यहाँ आ गए। आधी से कुछ कम परिक्रमा हो गई है, रविदास ने उत्तर दिया। मैंने अनुमान लगाया कि लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा उनके द्वारा हुई है, पर 2 माह का समय तो कम लगा। जिज्ञासावश मैंने पूछा, पर कम समय में इतनी दूरी तय कर ली आपने? कहीं कहीं बस ले ली थी जब ज़्यादा ठंड पड़ी। इस बार भगवान दास बोले। सबको कुशलता से परिक्रमा करने की शुभकामनाएं दी और मैं उनसे विदाले घाट पर नीचे उतर गया। माई का आचमन किया, हाथ जोड़ विनती की। ऊपर आया तो अमजद बोला, यहाँ की एक विशेषता है साहब, नर्मदा यहाँ विशेष कोण लेती है, जिससे सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है यहाँ जल पर। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से जल को औषधीय महत्व मिलता है। सिर्फ यही बात नहीं है यहाँ की, सूरज भगवान ने यहाँ तपस्या की थी और दानव को मारा था, जो किसी के मारे नहीं मर रहा था। उसकी विशालकाय हड्डी कंकाल कोई 10 बरस पहले यहाँ तट से वन विभाग वाले ले गए थे। अभी भी होशंगाबाद में देखी जा सकती है। एक युवक जो तट पर छोटी दुकान लगाया था पास आकर बोला। आपका नाम, मैंने पूछा। चिरंजी केवट, उसने बताया। कहाँ रहते हैं? गुडला। वहाँ से भी माई निकली है? कितना बड़ा कंकाल था वो? मैंने जानना चाहा। कुल कितना बड़ा था यह तो पता नहीं, पर 20 फुट लंबी उसकी हड्डियों का अवशेष मिला था, चिरंजी ने बताया। आप क्या यहाँ नियमित दुकान लगाते हैं? बिक्री हो जाती है? परिक्रमावासी आते जाते हैं, इतवार को बड़ा मेला लगता है यहाँ। मेला? हाँ साहब, दूर दूर से लोग आते हैं। त्वचा के सफ़ेद दाग यहाँ रविवार को नियमित नहाने से दूर हो जाते हैं। चिरंजी ने एक और विशेषता बताई सूरजकुंड की। मुझे लगता है इतिहासकार एलपी शर्मा ने हथनौरा में जिस होमो इरेक्टस का कंकाल मिलना बताया था, वह और सूरजकुंड का दानव संभव है एक ही है, क्योंकि हथनौरा और सूरजकुंड नर्मदा के उत्तर दक्षिण के आमने सामने के तट हैं। बहरहाल सूरजकुंड को मध्य प्रदेश टूरिज्म ने पर्यटन स्थल घोषित किया है। यहाँ धर्मशाला और शेड बने हैं। बड़ा सीमेंटेड चबूतरा है जिस पर लोग बैठते हैं, नर्मदा माँ की आराधना करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। सूरजकुंड से बांद्रा भान के लिए निकल लिए। पूरे रास्ते विंध्याचल के समानांतर चल रहे थे, जिससे स्पष्ट था कि नर्मदा भी हमारे साथ साथ ही विंध्याचल के किनारे बह रही थी। तवा को पार कर बांद्रा भान पहुँचे। संगम स्थल जानने हेतु गाड़ी नीचे उतार दी। बांद्रा भान रमणीक स्थल, मन को मोह लेने वाली सुंदरता, नर्मदा के उत्तर तट पर दिख रहे मंदिर और उनके पीछे उन्नत भाल लिए मदमस्त विंध्याचल पर्वत, स्वच्छ जल से भरी नर्मदा का चौड़ा पाट, पास में दक्षिण किनारे पर धीरे धीरे आकर मिलती तवा, तट पर दूर तक फैली रेत। मैं अक्सर यहाँ आकर यह सोचता हूँ कि क्यों दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के लोग बांद्रा भान जैसी शांत और जीवंत जगह पर नहीं चले आते सुकून के लिए। गोवा के बीच पर घूमने वाले कभी यहाँ रेत में बैठ कोई शाम गुजार कर तो देखें। नर्मदा परिक्रमा करने वालों का एक दल यहाँ भी मिला। परिक्रमा वालों को देखकर लगता है कि हजारों किलोमीटर की यात्रा, जिसमें अधिकांश रास्ता निर्जन है, नर्मदा है, घाटियाँ हैं, वन है, पहाड़ हैं, पर निर्विघ्न यात्रा होती है। सूरजकुंड पर भजनलाल जी बता भी रहे थे कि कैसे लोग आगे बढ़कर परिक्रमावासियों की सेवा करना पुण्य का काम समझते हैं। इससे तो एक बात ही समझ आती है कि नर्मदा का अदृश्य प्रभाव है, यह कि इस क्षेत्र में धर्म है, सदाचार है, और यह सब माँ नर्मदा के कारण ही है। अन्यथा इसी मध्य प्रदेश में ऐसे भी पर्यटन स्थल हैं जहाँ इस प्रकार की यात्राएं खतरे से खाली नहीं हैं। अपहरण, लूट, हत्या जैसे अपराध वहाँ आम बात है।
माँ नर्मदा के किनारे जाकर यहाँ भी आचमन किया। माँ के सम्मुख हाथ जोड़ प्रार्थना की कि माँ अपनी ही गोद में बनाए रखना। सबके संकल्प पूरे करती हैं, मेरे भी पूरे करना। इंस्टेंट फल देने वाली माँ, हम पर कृपा करना। ऐसा क्या था जो आपको 7 समंदर पार यहाँ खींच लाया? संगम से ऊपर मैं नर्मदा किनारे एक आश्रम में चला गया। फ्रेंच महिला थी उस आश्रम की निवासी। बड़े भूभाग में फैला हरा भरा और शांत आश्रम सबका मन मोह ले, पर एक विदेशी महिला, और वह भी फ्रांस से विकसित देश की, द्वारा अकेले यहाँ रहने की बात ने मुझे रोमांचित कर दिया था। मैं उन्हें देखते ही पूछ बैठा। मेरा शुरू से ही आध्यात्म में रुझान था। इंडिया ने बचपन से ही मुझे बहुत आकर्षित किया। 12वीं पढ़कर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, पर मन तो जैसे इंडिया के लिए ही मचल रहा था। सब छोड़ छाड़ यहाँ चला आया। मैंने देखा कि वो हिंदी बहुत अच्छी बोल रही थी, बस स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग प्रोनाउंसिएशन करती थी, पर उनके मुख से बड़ा अच्छा लग रहा था। वो मुझे कुछ दिखाने अंदर चली गई, तभी एक और स्वामी आते दिखे। आप भी फ्रांस के हैं? जी हाँ। उन्होंने भी स्पष्ट हिंदी बोली। अरे, आप भी अच्छी हिंदी बोलते हैं। हाँ, वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। क्या माताजी के साथ ही आए थे? नहीं, अलग अलग समय, अलग अलग स्थान से आए हैं। यहाँ ही मिला हूँ माताजी से। क्या नाम है आपका? सुमेर मुनि। ये तो यहाँ का नाम है। फ्रांस का क्या नाम है? जयराज। और माताजी का? राधा मुनि। फ्रांस में ये पितृ थी। आप भी क्या यही रहते हैं? मैंने पूछा। कहाँ? या आधा समय यहाँ, आधा घूमते रहते हैं। सुमेर मुनि के बोलने से पहले ही माताजी बोल पड़ी, जो वेस्ट पेपर से आश्रम में बने खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट लेकर आईं। आपने तो बहुत सुंदर टोकरी, गमले, पेनदान, कलश बनवाए हैं। बांद्राबान की कुछ लड़कियाँ आती है, उन्हें ही सिखाना भाता है मुझे। अब तो इतने बन गए हैं कि स्टॉल लग जाए। हंसकर उन्होंने कहा, बांद्राबान आपको अच्छा लगता है? नर्मदा के सभी किनारे अच्छे लगते हैं, ये सबसे अच्छा लगा। यहाँ कैसे आए आप? मैं 24 वर्ष की उम्र में फ्रांस छोड़ा। 10 साल यहाँ परिवारजनक बन घूमा। पंजाब, ज्वाला देवी, सभी जगह गया। इससे बीच गुरु मिली, कुछ समय उनके पास बिता। प्रेरणा मिली नर्मदा परिक्रमा की। 1997-99 में पैदल परिक्रमा की। पूरी नर्मदा इतनी भाई कि इसी के किनारे रहने की ठानी, और अंत में ये जगह भाई और मेरी यायावरी यहाँ आकर रुकी। कब से रह रही हैं यहाँ? 2000 से। सन्यासियों के लिए जिन स्थानों की महत्ता बताई है, वे सब खूबी हैं यहाँ। मतलब? हमारे हिंदू धर्म में साधु सन्यासियों के लिए पहाड़, नदी, संगम, इन 3 स्थानों के पास रहने हेतु आदर्श स्थान बताए हैं, और यहाँ तो सब है। देखें, नर्मदा निर्मल जल लिए बह रही है। नीचे नर्मदा को आंचल में समेटे उस तरफ विंध्याचल दिख रहा है, और संगम तो है ही यहाँ। उन्होंने कहा, हमारे हिंदू धर्म कहने पर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ख्याल आया कि क्यों ना कहें राधा मुनि जो हैं हम। सचमुच अद्भुत दृश्य था। हम लोग बात करते आश्रम के किनारे आकर खड़े हुए। रिटेनिंग वॉल कटाव रोकने हेतु बनी थी। दूर तक फैली रेत, सुंदर नर्मदा जल, ऊंचा विंध्याचल, पूरब की ओर तवा का संगम। वे हमें एक गुफा में नीचे ले गईं। सकरी गुफा लगभग 10 फुट नीचे तक गई थी। नीचे उनका साधना स्थल था, जहाँ काली देवी, जगदम्बा और उनके गुरु की विशाल फोटो लगी थी। गुफा से बाहर आकर हम लोग आश्रम की एक छोटी लाइब्रेरी में गए, जहाँ भगवद गीता, रामायण, पुराण जैसे ग्रंथ रखे थे। पीछे एक विशाल वृक्ष था, जो बरगद और पीपल का मिश्रित रूप था। बरगद की टहनियाँ नीचे आकर अनेक स्थानों पर भूमि में जाकर मोटे तने का रूप ले चुकी थी। माताजी को इस वृक्ष से बहुत लगाव है। खुद ही तमाम बरगद जड़ों को जमीन से गाड़ती हैं अपने हाथों से, इसलिए तो इतना विशाल बन गया है। बरगद, पीपल दोनों एक साथ, और इतना भव्य विशाल मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसके नीचे खड़े हो नर्मदा कितनी सुंदर दिखती है। मेरा भाई फ्रांस से पूछता रहता है कि कैसे मैं यहाँ अकेली इस गांव में रह रही हूँ। मैंने कहा कि आकर देख जाओ तो समझ आ जाएगा कि भरा पूरा प्रकृति का सुंदर साथ है। कहाँ अकेली हूँ?
बरगद की एक लटक रही जड़ को मिट्टी में दबाते हुए माताजी बोली। तो उन्होंने क्या कहा? आ रहा है मेरे पास अगले महीने। तब तो आपको बड़ी खुशी हो रही होगी। उसके लिए खुशी भी है और चिंता भी। चिंता? इतनी रमणीकता में यहीं न रम जाए। मैं तो अकेली थी, उसका तो परिवार है, कहते हुए निश्चल हंसने लगी। मैं 1 घंटे से अधिक उनके साथ था और नोटिस कर रहा था कि बार बार वे बच्चों की तरह खिलखिलाने लगती थीं। उम्र का कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा था, शायद 55 के ऊपर रही होंगी, पर तेज इतना कि युवा भी हल्के लगे उनके सामने। अपरिग्रह अस्तेय की अनुगामी, जिसके पास अपनी साधना और माँ नर्मदा के साथ के अतिरिक्त उस बड़े से भूभाग में एक गाय, फूलों की क्यारियाँ, शिवलिंग, माँ काली की मूर्ति, 2 गुफाएं और छोटी सी कुटिया के अलावा यदा कदा आने वाले स्वामी जी यानी सुमेर मुनि और उनके मथुरा से आए मित्र मथुरा प्रसाद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। मथुरा प्रसाद ने बताया कि 3-4 वर्ष पहले यहाँ आए थे, तब से जब भी मन होता था चला आता हूँ। उन्होंने विशेष आग्रह कर चाय पिलाई। माताजी का स्नेह और आशीष के साथ हमने उनसे विदा ली। जब सूरजकुंड से चला था तो बांद्रा बांध तक के रास्ते भर में सोचता रहा कि सूरजकुंड में निश्चित ही गंधक होगा नर्मदा के पानी में, पर जब बांद्रा बांध से चला तो सोच रहा हूँ कैसा चुंबक है नर्मदा के जल में, जो यहाँ आता है जा ही नहीं पाता। किसी फिल्म का डायलॉग याद आ रहा था, जैसे माँ कह रही है, यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से हैं पर जाते मेरी मर्जी से हैं। चलिए हमारी इस यात्रा को फिलहाल यहीं विराम देते हुए जहाँ इन शब्दों को रोका था, आने वाले एपिसोड में वहीं से प्रारंभ करेंगे और देवी नर्मदा से आपको परिचित कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नर्मदे हर।